इसी पर चर्चा करने वाले हैं तमाम अहम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए। मेरे साथ निरंजन पोद्दार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आपका निरंजन जी। ठीक है निरंजन जी, क्या लगता है, दोनों पार्टियों का बयान आपने सुना, आपको लगता है कि कोई इसमें झूठ बोल रहा है या वास्तव में कुछ तो ऐसा है जिसको देखकर बीजेपी की तरफ से बयान आए और कुछ तो ऐसा है जिसके चलते कांग्रेस अब लगातार ये दावा कर रही है कि भाई हम तो मजहब की राजनीति करना नहीं चाहते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को आगे विकसित करना चाहते हैं, हम उनके जीर्णोद्धार का, उनके सशक्तिकरण का माध्यम बनना चाहते हैं। देखिए आलोक जी, अगर मेरा विश्लेषण अगर आप पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की बात करूं या अपोजिशन की बात करूं, इनका फंडा स्पष्ट है और ये किसी भी परिस्थिति के अंदर, चाहे सत्ता में रहे, चाहे विपक्ष में रहे और चाहे विपक्ष में बहुत निचले स्तर पे रहे, लेकिन इनका फंडा स्पष्ट है कि जो इनकी नीतियां हैं, जो इनकी नीति है, जो इनकी अपनी जो पॉलिसियां हैं, वो पॉलिसियां इनकी हर परिस्थिति के अंदर कायम रहेंगी। लेकिन ये चीज तो जो संशय है या यूं कहें कि जो कंफ्यूजन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर शासन कर रही है, यानी कि केंद्र के अंदर सत्तासीन है। और पिछले आप ये समझ लीजिए पूरे देश के अंदर अगर बात करें तो लगभग 20 राज्यों के अंदर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज की स्थिति में अगर आप देखेंगे कि 100 सांसदों की पार्टी है कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं सिस्टम को अपने हिसाब से और अपनी नीतियों पे और अपनी विचारधारा पे और अपनी जो स्पष्टवादिता है, उस स्पष्टवादिता के आधार पे चलती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश की जनता ने 282 स्वयं भारतीय जनता पार्टी की और अलाइज मिलाकर के 323 और 303 स्वयं भारतीय जनता पार्टी की और गठबंधन मिलाकर के 346 सांसदों की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की इस देश ने बना करके दे दी। लेकिन उसके बावजूद भी इकोसिस्टम और जिस तरीके से सरकार जो चली वो कहीं ना कहीं विपक्ष चला। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की अगर पिछले 11 वर्षों की राजनीति को देखें तो केवल आपको एक ही चीज दिखाई देगी और वो ये चीज दिखाई देगी कि ममता बनर्जी बंगाल के अंदर सारे के सारे अवैध बांग्लादेशियों को बसा रही है, भारत की जो सीमाएं है उनका अतिक्रमण होने दे रही है, पंजाब के अंदर खालिस्तान का जो पंजाब की जो सरकार है वो पूरी की पूरी खालिस्तान के पंजाब को खालिस्तान के अंदर धकेलने का प्रयास कर रही है। केवल ये आरोप की बात करेंगे, ये उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जबकि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आलोक जी आपको ये चीज समझनी चाहिए, जो केंद्र सरकार है वो पूरे देश की गार्जियन सरकार है और ऐसी ये कोई पहली बार नहीं है। आप ये मान के चलिए अपने 56 वर्षों के शासन काल में कांग्रेस ने 53 बार धारा 156 का प्रयोग किया है, यानी कि एक साथ 4 सरकार, एक साथ 3 सरकारें बर्खास्त की हैं, जो केंद्र सरकार की नीतियों या केंद्र सरकार से की नीतियों और कायदों से जो विपरीत चलती हुई दिखाई दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। और 30 सेकंड और जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने देखिए वक्फ अधिनियम लागू कर दिया। कांग्रेस ने 1975 के अंदर जब आप ये समझ लीजिए देश इमरजेंसी की स्थिति में था, उस समय सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द जोड़ दिया। 1991 के अंदर ये धर्मस्थल कानून ले आए, यानी कि वर्शिप एक्ट ले आए। 1993 में वक्फ एक्ट को इन्होंने पूरे के पूरे नाखून और दांत दे दिए। 2013 के अंदर भी जाती जाते जो अपनी इच्छाएं थी सारी इच्छाएं पूरी करी। दूसरी तरफ जो कंफ्यूज या संशय वाली भारतीय जनता पार्टी है वो आप ये समझ लीजिए एक कृषि बिल लेकर के आती है, उसके ऊपर भी रोल बैक करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मजबूत सरकार और मजबूर सरकार में अंतर क्या होता है, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है निरंजन जी, आप कुछ ऐड करना चाहते थे, बोलिए। आलोक जी, मेरा भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट प्रश्न है कि आप मुझे एक बात बताइए, कर्नाटक के अंदर अगर ठेकों के अंदर 4% मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है तो आपकी समर्थित आंध्र प्रदेश की सरकार के अंदर 5% मुस्लिम आरक्षण कैसे संविधान सम्मत हो सकता है? और वहां पे अगर नहीं है तो क्या आप चंद्रबाबू नायडू से समर्थन वापस लेंगे? चंद्रबाबू नायडू को इसके लिए बाध्य करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आप एक बात बताइए कि मैंने क्यों कहा कि संशय के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कंफ्यूजन के अंदर भारतीय जनता पार्टी है? वो इसलिए कहा 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि इस देश के अंदर जो सरकारी अनुदान से चलने वाली 1360
शिक्षण संस्थाएं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जिनके अंदर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ओबीसी और एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, उनके अंदर हम आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान करेंगे। उसके बाद में आज लगभग आपकी 1.5 वर्ष की सरकार हो गई, कभी उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं हुई? तो कहने का तात्पर्य यह है केवल राजनीतिक लाभ और राजनीतिक नफे नुकसान के लिए अगर आप ये बातें करते हैं तो विश्वसनीयता का जहां अभाव होता है, मुझे लगता है जनता उससे आंदोलित नहीं होती। और खेमचंद जी, केवल सुविधा की राजनीति है कि मैंने अभी आपको क्या कहा आलोक जी कि आंध्र प्रदेश के अंदर संविधान सम्मत है लेकिन कर्नाटका के अंदर संविधान सम्मत नहीं है। और इसके अंदर भी आप केवल क्या करेंगे, 5 दिन 4 दिन केवल राजनीतिक माइलेज यानी कि राजनीतिक जो बढ़त है वो लेने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में जो हालांकि इस चीज को सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं आलोक जी, पूरा का पूरा देश जानता है कि कांग्रेस अपना स्पष्ट संदेश दे रही है कि भाई हम जो है मुसलमानों के लिए सबसे हितैषी पार्टी है और तुष्टीकरण की जो उसकी नीति है उसको वो स्पष्ट रूप से, और जिसको कहते हैं कि डंके की चोट पे ताल ठोक करके आप सबको कह रही है। और इस बात का भी पता है कि किसी को कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जो आरक्षण की जो इन्होंने व्यवस्था की है 4% की, ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से रोक लगेगी। और जिस दिन इसका फैसला आएगा उस दिन सुप्रीम कोर्ट इसको निश्चित रूप से भारत के संवैधानिक तरीके से इसके ऊपर मेरे हिसाब से रोक लगाएगा और इसको निरस्त करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज देख करके मुझे बड़ी वेदना होती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल गाल बजाई, भाषणबाजी और राजनीतिक माइलेज के लिए सारे के सारे पाखंड और प्रपंच की ओर उठती है, जबकि इनकी स्पष्टवादिता क्यों नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से कांग्रेस जब सत्ता में थी तो जिस तरीके से कांग्रेस ने संविधान बदला, जिस तरीके से कांग्रेस ने जो चाहा संविधान में जोड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक क्यों नहीं किया? केवल और केवल लोगों को भरमाना। ठीक है, इसी बात पर हम निरंजन जी बोलिए। हाँ, देखिए, मैं अगर कांग्रेस की नीतियों की बात करूंगा तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस चाहे कुछ भी बात करे, आए बाय, शायद कांग्रेस ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि हम राजनीति करेंगे तो हम तुष्टीकरण के दम पे राजनीति करेंगे और किसी माई के लाल में ताकत है तो हमें रोक करके दिखाए। ये कांग्रेस की सीधी चुनौती है पूरे देश को, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने आर्थिक समानता के लिए ऐसा काम किया। आर्थिक समानता के लिए किसी के सरकारी ठेकों के अंदर जो निर्माण होता है उसके अंदर जनता के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई जाती है। अगर मान लीजिए उसके अंदर 4% आरक्षित कोई ठेका निकला अतुल जी, आलोक जी, और उसके अंदर अगर 4 मान लीजिए कोई मुस्लिम मुस्लिम ठेकेदार उसके अंदर एलिजिबल हुए और उन्होंने अगर पुल बनाया और पुल बना करके उन्होंने अगर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 1 करोड़ रुपए में जो काम होना चाहिए था, या यूं कहे कि जो 70 लाख में काम होना चाहिए था, पुल बना करके अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए डाल दिया तो ये 30 लाख रुपए जो जनता के लूटे जाएंगे वो आप धर्म के आधार पर जनता का ये हिसाब से समझ लीजिए पैसा लुटवा रहे हैं। आपको अगर किसी को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, किसी को शैक्षणिक रूप से मजबूत करना है तो आप उसके तरीके दूसरे अपना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा प्रश्न एक था कि अगर कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण धर्म के आधार पर जो दिया जा रहा है वो अगर गैर संवैधानिक है तो आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी की सरकार के द्वारा जो 5% आरक्षण दिया जा रहा है वो संवैधानिक कैसा हुआ, पहली बात। और इसी के अंदर एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि कर्नाटक के अंदर जब 2008 में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने 5% मुस्लिम आरक्षण वहां लागू किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2023 इन बिटवीन भारतीय जनता पार्टी की 12 वर्ष वहां सरकार रही। 12 वर्ष तक वो 5% आरक्षण यानी गैर संवैधानिक जिसको बता रहे हैं वो इनकी सरकारें उसको चलाती रही। 2023 के अंदर चुनाव से एक पहले इन्होंने उसको रिवोक किया था बहुमत सरकार ने। तो कहने का तात्पर्य ये है, हाथी के दांत भी दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से केवल एक प्रश्न है कि जिस तरीके से आप हिंदुओं को खतरे में बताते हो, जिस तरीके से आप देश के अंदर ये एक भय का वातावरण बनाते हो कि गजवाए हिंद की तरफ देश आगे बढ़ रहा है और उसको बचा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है, तो आपने उसके लिए ऐसे कौन से ठोस उपाय किए? कल को अगर केंद्र में सत्ता बदली तो आलोक जी मेरा सीधा प्रश्न है कि देश कैसे बचेगा? क्योंकि देश तो उन चीजों से चलेगा जो संविधान की धाराओं में बांध दी जाती है। खेमचंद जी क्या कहेंगे? खेमचंद जी क्या कहेंगे? ये बार बार
आंध्र प्रदेश का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश का मामला तो आपको मालूम ही है कि जब 2005 में यहाँ पर आरक्षण दिया गया तो यहाँ पर कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। निश्चित तौर पर जिस तरह से निरंजन जी आप जो बात बोल रहे थे कि इसको बाद में चैलेंज किया जा सकता है, उस बात पर दीप्ति जी ने भी यहाँ पर मुहर लगाई है। अब आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में जानबूझकर इस मसले को फिर उछाला गया जिसके चलते पूरे देश की सियासत में उबाल आए? निरंजन जी, छोटा सा उत्तर। निश्चित रूप से देखिए आलोक जी, आज कांग्रेस जो है ना वो अपनी सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। और कांग्रेस जिस तरीके से आज अपने आप को मुसलमानों की सबसे बड़ी पैरोकार पार्टी बनाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस की जो जमीन छीनी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थित, जिनको ये इंडिया गठबंधन कह रहे थे, चाहे आप बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, बिहार के अंदर आप आरजेडी को ले लीजिए, यानी कि तमाम। तो आज कांग्रेस कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रही है कि नहीं, हम ही पैरोकार हैं। तो कहने का तात्पर्य है कांग्रेस तो अपने आप को स्पष्ट संदेश दे रही है। मेरा तो केवल यहाँ पे वेदना जो है वो इस बात से है कि जो राजनीतिक नफे नुकसान को देख करके जिस तरीके से मैंने आपको एक प्रश्न और किया, मेरे को आज तक उस प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो सरकारी अनुदान से चलने वाली 1360 जो शिक्षण संस्थाएं हैं अल्पसंख्यकों की, उसके अंदर हम SC ST का आरक्षण का प्रावधान करेंगे, तो वो उसके ऊपर उसके बाद में चुनाव के बाद में कोई चर्चा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप केवल बोलते कुछ है और करते कुछ है, आप भी केवल पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा उत्तर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए।